हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की। बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो हम बात करेंगे, जैसे कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इन सब टॉपिक्स के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फोर्स की बात करें, फोर्स की अभी तक जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुश और पुल। जब भी हमारे दिमाग में फोर्स आता है तो फोर्स जैसे दिमाग में आता है तो एक दो वर्ड हमारे दिमाग में एकदम से आ जाते हैं, अ पुश और पुल। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स बेसिकली एक पुश या पुल है जो किसी बॉडी की पोजीशन या उसकी डायरेक्शन या शेप उसको चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि फोर्स एक तरह का पुश और पुल है। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो एक तरह का पुश और पुल है जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है, जो किसी बॉडी की, ठीक है, पोजीशन, शेप या डायरेक्शन चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो इट इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस और try to change the position, which changes or try to change the position of a body or change the direction of body or change the shape of a body। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी डायरेक्शन होती है। मान लीजिए जैसे मैं इस स्केच पेन पे अगर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन है कि मैं इसमें सामने की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ फोर्स, तो डायरेक्शन है फोर्स की। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारे पास होती है न्यूटन। क्या यूनिट होती है? न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन की अगर बात करें तो देखो, डायमेंशन की अगर बात हो रही है तो फोर्स की डायमेंशन, वैसे मैंने डायमेंशन निकालना सीखा था तो मैं अलग से ही समझा देता हूं कि अगर फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स जो होता है, फोर्स को हम बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। तो ये ध्यान रखना है हमें, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? एम एल टी माइनस टू। नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ है वीक फोर्स। तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें फिलहाल ऊपर से बात करें तो इन चारों फोर्सेस में अगर बात करें कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कैसे पता करेंगे? तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे ज्यादा वीक जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी हम आने वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ चार फंडामेंटल फोर्सेस। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो कोई भी बॉडी है वो अपनी, अगर रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर वो मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन की ही स्टेट में रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर एक बस चल रही है तो वो चाहेगी कि वो चलती ही रहे, वो रुकेगी नहीं अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और अगर एक बस रुकी हुई है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो चलना स्टार्ट नहीं होगी खुद से। तो यही बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये तो बात की हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी अगर हम उसकी शेप में या उसकी स्टेट में कोई चेंज करें तो वो उसका क्या करती है? अपोज करती है। कहने का मतलब, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी रेस्ट और मोशन की स्टेट में अगर हम किसी भी तरह का कोई चेंज करते हैं तो वो उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर ये पेन यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे क्या है, बैठे हैं, इस तरह से हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम पे कोई फोर्स लगाएगा, धक्का देगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी उस धक्के को, कि हमारी बॉडी आगे की तरफ जाने से मना करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इनर्शिया की। तो अलग अलग टाइप्स हैं, इसके डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहला टाइप है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ध्यान रखना है, इनर्शिया जो होता है वो मेजर्ड होता है बाय मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। क्लियर हुआ? और जितना कम मास उतना ही कम इनर्शिया होगा। अगर टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ।
मतलब अपनी रेस्ट की स्टेट को खुद से चेंज करना, वो उसकी इनेबिलिटी होती है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर हम उसे मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो वो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या है, बस या ट्रेन में बैठे हैं। जब बस और ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, तो जैसे ही सडनली बस स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है तो हम क्या होते हैं, हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। एकदम से झटका लगता है ना, हम एकदम से पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बस रेस्ट पे है तो हम भी रेस्ट पे हैं, लेकिन जब बस स्टार्ट हुई और मोशन में आई, तो बस जब मोशन में आई तो हमारी जो लोअर बॉडी होती है बस के साथ जो कॉन्टेक्ट में है वो तो मोशन में आ गई, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करती है। तो जैसे ही उसकी रेस्ट की स्टेट में कोई चेंज होता है तो वो उसका अपोज करती है। उसी अपोज के चक्कर से वो हल्का सा पीछे की तरफ चली जाती है। तो ध्यान रखना है कि व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन कम्स इन मोशन बट द अपर पार्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। सेम कहानी होती है जैसे कारपेट वगैरह होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब कारपेट वगैरह हम साफ करते हैं, जब कारपेट इस तरह, एक मान लीजिए कारपेट है तो इसको हम इस तरह से स्टिक से क्या करते हैं, बीट बीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कारपेट पे स्टिक लगेगी तो कारपेट किस पे आएगा, मोशन में आएगा। लेकिन जो उसके ऊपर रेस्ट है वो रेस्ट पे, जो उसके ऊपर डस्ट है वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगा। तो डस्ट अगर रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगा, कारपेट मोशन में आया तो कारपेट निकल लेगा और डस्ट वहीं पे रहेगा, तो डस्ट अलग हो जाएगा कारपेट से। तो ध्यान रखना है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। जैसे अगर हमें कोई फल वगैरह खाना है किसी पेड़ से तोड़ के, तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि पेड़ की जो टहनी होती है उसको हम हिलाते हैं, शेक करते हैं ब्रांच ऑफ ट्री को, ताकि जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाए। ऐसा कैसे होता है कि जब हमने उस ब्रांच को शेक किया, हिलाया, तो जो ब्रांच है वो तो किस में आ गई, मोशन में आ गई। लेकिन उस पे जो फ्रूट था, जो उस पे फ्रूट था वो किस पे, वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगा। तो वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगा और ब्रांच मोशन में आ गई, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और फ्रूट जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ये एक बॉडी की इनएबिलिटी होती है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। अगर हम उसे रेस्ट पे लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। अभी तक हमने बस रोकी हुई थी, एकदम चलाई। अब हम क्या करेंगे, एक बस चल रही है, बस मोशन में है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं, तो हम भी किस में है, मोशन में है। अब ड्राइवर ने क्या किया, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए, एकदम से ब्रेक मार दिए। तो जब जैसे ही ब्रेक लगे बस एकदम से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जैसे ही बस रुकेगी, जैसे ही बस रुकेगी तो होता क्या है कि जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ गिर जाते हैं, एकदम से हो जाता है ना, फॉल फॉरवर्ड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बस पहले मोशन में थी, पैसेंजर भी मोशन में था। अब बस ने क्या किया, अचानक से ब्रेक मार दिए। तो जैसे ही बस वाले ने अचानक से ब्रेक मारे तो जो बस रेस्ट पे आई, तो हमारी लोअर पोर्शन जो है, बॉडी जो है वो भी किसमें आ गई, जो बस के साथ कांटेक्ट में है वो भी रेस्ट पे आ गई। लेकिन अपर बॉडी जो होती है वो टेंड्स टू बी इन मोशन। तो जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का वो टेंड्स टू बी इन मोशन, वो मोशन में ही रहना पसंद करता है ड्यू टू इनर्शिया। तो वो जैसी बस रुकी तो वो उसका क्या करता है, अपोज करता है। इसी चक्कर से वो हल्का सा आगे चला जाता है, क्योंकि उसे मोशन में ही रहना पसंद होता है। ऐसे ही जब हम किसी चलती हुई बस से उतरते हैं तो देखा होगा कि बस से जब हम उतरते हैं तो अगर हम चलती हुई बस से एकदम से जंप कर देते हैं तो हम एकदम से गिर जाएंगे। क्यों? जब बस चल रही है तो हमारी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही हम नीचे ग्राउंड पे जंप करते हैं तो ग्राउंड किस पे है, रेस्ट पे। तो एकदम से हमारी बॉडी रेस्ट पे आती है तो एकदम से गिर जाएगी, क्योंकि बॉडी मोशन में रहना पसंद करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम बस वगैरह से उतरते हैं या ट्रेन वगैरह से उतरते हैं तो हम हल्का सा ट्रेन की और बस की डायरेक्शन में उतरते हैं और थोड़ा सा रन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में है ट्रेन और बस में। तो हम जब हम ग्राउंड पे लैंड करेंगे तो हम उस समय भी क्या होना चाहिए, मोशन में ही होना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात करें अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में, तो ये भी इनएबिलिटी ऑफ बॉडी होती है कि टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इटसेल्फ। खुद से डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने की जो इनएबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमने ऐसा कहीं बहुत जगह देखा है, खुद के साथ भी हमने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि मान लीजिए यहाँ से एक राउंड टर्न है इस तरह से, ठीक है, हम एक बस में जा रहे हैं, विंडो सीट पे है, बस ने क्या किया, बस इस तरह जा रही है, बस की डायरेक्शन कहाँ है, सामने, तो हमारी डायरेक्शन भी क्या होगी, सामने होगी। अब बस ने क्या किया, बस ने एकदम से शार्प टर्न इस तरह से लिया तो बस की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सामने की तरफ रहती है। इसी वजह से हम क्या रहते हैं, मिरर की तरफ, इस तरह से मिरर की तरफ गिरने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की वो इनएबिलिटी है, इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी की डायरेक्शन वही रहना पसंद करती है, तो वो उसका रजिस्ट करती है। तो ध्यान रखना, व्हेन अ कार राउंड अ कर्व सडनली अ पर्सन सिटिंग इनसाइड थ्रोन आउटवर्ड, मतलब बाहर तो नहीं गिरता बिल्कुल,
लेकिन जो मिरर है उसकी तरफ, खिड़की की तरफ जो होता है वो बिल्कुल विंडो की तरफ बैंड हो जाता है, पूरा टच हो जाता है विंडो पे। तो ये हमने बात करी इनर्शिया की। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो किसी भी बॉडी में जो टोटल मोशन प्रेजेंट होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन जो किसी बॉडी में होती है, उसी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये तो हमने बात की इसकी थ्योरेटिकल। अब हम मैथमेटिकल बात करते हैं। मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? लीनियर मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करेंगे, मास को m से, वेलोसिटी को v से। तो लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये ध्यान में रखना है, P बराबर mv। लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर बात करें SI यूनिट की, तो जो SI यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी लीनियर मोमेंटम की? चेक करते हैं। मास की यूनिट क्या होती है? kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? या केजी मीटर को हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? मास की डायमेंशन क्या होती है? m, और वेलोसिटी की होती है LT-1। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी लीनियर मोमेंटम की? MLT-1। अगर लीनियर मोमेंटम एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ को में है की बात कर रहे हैं, तो उस मोमेंटम को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोशन के साथ एसोसिएटेड है, मतलब रोटेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो उसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम एसोसिएटेड विद रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे कुछ अगर हम इसे एंगुलर मोमेंटम के ग्राफ्स बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि P बराबर mv होता है ना, P बराबर mv। तो अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं तो P डायरेक्टली हो जाएगा किसके? तो अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं तो P डायरेक्टली V हो जाएगा। तो P और V का ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम V को कांस्टेंट करते हैं तो P और M का ग्राफ ये बन जाएगा। और अगर हम P को कांस्टेंट करते हैं तो MV बराबर कांस्टेंट, तो M इनवर्सली हो जाएगा V के। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ। तो ये ग्राफ्स जो हैं वो हमें याद रखने हैं कि ये ग्राफ्स कैसे बनते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि V बराबर P अपॉन m, लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी को E के से डिनोट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो E के बराबर हाफ m, ये v स्क्वायर है तो v की वैल्यू किसके बराबर है? P अपॉन m के स्क्वायर के। तो जब हम इसको खोलेंगे तो m से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो e के हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ e के। इनफैक्ट कितना आ जाएगा? p स्क्वायर अपॉन m। तो p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2me के। तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी √2me के। तो ये हमारे पास रिलेशन आया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का। तो इस तरह से हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। चलिए अब बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम के केसेस के बारे में। कि मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं हमारे पास। एक बॉडी का मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2, और हमें पता है कि m2 जो है वो ज्यादा है m1 से, मतलब जो m2 है वो बड़ी बॉडी है। दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। तो जो पहली का लीनियर मोमेंटम है फर्स्ट का, वो कितना आएगा? m1 इंटू वी, ठीक है। और सेकेंड का लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा? m2 इंटू वी। जब हम इनको कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो वी गेट P1 अपॉन P2 बराबर M1 अपॉन M2। V से तो V कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता है कि जो M2 है वो ज्यादा है M1 से। M2 अगर ज्यादा है M1 से तो P2 भी तो ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो अ हैवियर बॉडी हैज अ लार्जर लीनियर मोमेंटम देन अ लाइटर बॉडी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। दो बॉडी है, एक हैवियर एक लाइटर, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा, अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे। अगला केस देखते हैं। अगले केस में हमने क्या कहा? दो बॉडीज हैं, दोनों का सेम मास है और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। एक की वेलोसिटी v2 है और एक की वेलोसिटी v1 है। और हमें पता है कि v2 जो है सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। मास दोनों का सेम है, तो पहले वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा? P1 बराबर mv1, और दूसरे वाले का मोमेंटम हो जाएगा P2 बराबर mv2। तो डिवाइड करते हैं तो P1 अपॉन P2 किसके बराबर हो जाएगा? v1 अपॉन v2 के।
तो जैसा कि हमें पता है कि V2 ज्यादा है V1 कम है, तो V2 की वैल्यू ज्यादा है, तो V2 ज्यादा है V1 कम है, तो इसका मतलब P2 ज्यादा होगा और P1 कम होगा। तो दो बॉडीज दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी मोमेंटम भी उसका ज्यादा होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल से केसेस है, हम खुद भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम रियल लॉ ऑफ मोशन, इसलिए रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ये हम तब डिस्कस करेंगे कि इसको रियल लॉ क्यों बोलते हैं, जब हम फर्स्ट और थर्ड दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पढ़ा है, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं। जब हम थर्ड लॉ भी पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है। चलिए फिलहाल सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये बोलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp अपॉन dt के, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k dp अपॉन dt। इस k की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? dp अपॉन dt। तो फोर्स बराबर d बाई dt। p की वैल्यू क्या होती है लीनियर मोमेंटम की? m इंटू वी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फोर्स बराबर फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखिए मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मास का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो dm अपॉन dt 0 हो गया और v इंटू 0 0। तो फोर्स आ गया m और dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। क्लियर हुआ? तो फोर्स की वैल्यू आ गई मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये भी है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि फोर्स इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। फोर्स कोई भी ऐसी चीज है जो किसी बॉडी में क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। यहां से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर जो स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब प्रोपोर्शनल बोले हैं इक्वल, तो बात एक ही पड़ेगी कि k की वैल्यू कितनी है? 1 है। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स की बात की सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो फोर्स की यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी? तो देखिए फोर्स जो है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। और जो इसकी सीजीएस यूनिट है उसे हम बोल सकते हैं ग्राम। मास की क्या होती है? ग्राम। एक्सेलरेशन की हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं? डायन। तो अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। तो एक न्यूटन में 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन फोर्स हम बोलेंगे अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर वो फोर्स किसी 1 kg की बॉडी पे, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उस केस में वो फोर्स क्या होगा? 1 न्यूटन का फोर्स कहलाएगा। ऐसे ही फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है हमारे पास डायन, या इसी को हम बोलते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे कोई पूछ सकता है कि डिफाइन 1 डायन, तो हम बोलेंगे फोर्स इज सेड टू बी 1 डायन इफ इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। क्लियर हुआ? और जब हमने चैप्टर शुरू किए थे, फिजिक्स का 11th की सीरीज शुरू की थी, तो वहां पे हमने कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। तो हमने वहां पे प्रूव भी किया था कि 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होते हैं। कितने होते हैं? 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होते हैं। ये हमने प्रूव भी किया था। और जो इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है केजी वेट और ग्राम वेट। अगर कोई पूछता है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। और अगर कोई पूछता है ग्रेविटेशनल यूनिट, तो हम बोलेंगे केजी वेट या फिर ग्राम वेट। अब ध्यान रखना है, केजी वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं और ग्राम वेट में 980 डायन होते हैं। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है, ये हमारे काम आएगी आगे जाके। क्या बोला मैंने कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? केजी वेट या फिर ग्राम वेट। केजी वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं और ग्राम वेट में 980 डायन होते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा ये।
कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या क्या कंक्लूजन देता है, देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने निकाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, कांस्टेंट, तो फोर्स डायरेक्टली आ जाएगा एक्सेलरेशन के। तो हम बोल सकते हैं न्यूटन ने क्या किया, फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या दिया, एक रिलेशन दिया। सेकंड कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स प्रोवाइड की, फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड की। तो हम बोल सकते हैं अ फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि फोर्स बराबर क्या होता है, डीपी अपॉन dt होता है, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो सबसे कटा हुआ है, मतलब सबसे दूर है, किसी तरह का कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, किसी के संबंध में नहीं हो, तो डीपी अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो। और किसका अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो वो टर्म क्या होती है, कांस्टेंट। तो p कांस्टेंट है, इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब m1 v1 जो है वो किसके बराबर है, m2 v2 के। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स अगर जीरो लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ कि अगर किसी बॉडी पे जीरो फोर्स लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो दो केस हो सकते हैं, दो केस में फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, जब एक्सेलरेशन जीरो, मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, या तो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। बॉडी कहाँ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस केस में भी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस केस में भी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। देखिए आगे क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम और टाइम का स्लोप होता है वो हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो देखिए पी और टी का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो जो इसका स्लोप है, ये स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, फोर्स की वैल्यू देता है। समझ में आया, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमें फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो आई होप इतना जो कंक्लूजन है वो समझ में आ गया होगा। अब इतने इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जो न्यूमेरिकल्स हम बनते हैं वो हम न्यूमेरिकल्स थर्ड लॉ के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उस न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पल्स का केस, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही हम रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से क्यों जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।